हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज के क्लास में हम जो सेल चैप्टर हमने स्टार्ट करा था तो उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल का इंट्रोडक्शन तो हमने पिछले क्लास में ले लिया था। आज बेसिकली हम सेल के डिस्कवरी पे बात करने वाले हैं और आगे के चैप्टर को प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम किसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या रहने वाला है? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल यही है कि सेल को डिस्कवर किसने करा? तो इसको 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे क्या कि सेल की डिस्कवरी करा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ऐसे दिखते हैं, ठीक है, स्मार्ट से लग रहे हैं, यही हमारे रॉबर्ट हुक। तो भाई सेल किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सेल को। और जो जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था वो लिविंग सेल नहीं था, वो एक प्रकार का कैसा सेल था बेटा? डेड सेल था। तो डेड सेल की उन्होंने डिस्कवरी करी थी। कहां से करा था? तो भाई जो पेड़ होते ना, पेड़ जो पुराने पेड़ होते हैं उसके ऊपर ऐसे छल्ले होते हैं। ठीक है, इस छल्ले को उन्होंने क्या करा था? अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप के अंदर, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा था तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। ठीक है, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था उन्हें। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था बेटा? ये हनी कॉम लाइक, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा उन्हें। ठीक है, जब उन्होंने जो ट्री के जो कॉर्क होते हैं बेटा, ठीक है, कॉर्क को आप आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हो, जो छल्ला होता है, छाल होता है ना, ठीक है, उसको, उस छाल को उन्होंने ऑब्जर्व करा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने पाया क्या कि भाई ऐसे कुछ हनी लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। इसी को उन्होंने क्या नाम रखा? इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। भाई सेल का लैटिन में मतलब होता है क्या? लिटल रूम। ठीक है, सेल का लैटिन में, लैटिन एक लैंग्वेज होता है बेटा, ठीक है, लैटिन में मतलब क्या होता है बेटा? लिटल रूम, लिटल रूम, या फिर क्या कह सकते हो उसको? कंपार्टमेंट कह सकते हो। तो छोटे छोटे ये लिटल रूम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो एक एक छोटा सा है वो एक सेल है। ठीक है, एक छोटा सा डॉट दिख रहा है बेटा, अपने आप में क्या है? एक सेल है। तो उन्होंने बेसिकली कॉर्क के अंदर सेल की डिस्कवरी करी थी। और वो जो सेल था बेटा वो कैसा था? डेड सेल था। ठीक है, तो भाई साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने करा? रॉबर्ट हुक ने करा। कैसे सेल का डिस्कवरी करा था? लिविंग या डेड? तो डेड सेल का। कहां से करा था? तो कॉर्क से करा था। ठीक है, कॉर्क के अंदर के सेल को ऑब्जर्व करा था, वहीं से सेल की डिस्कवरी करा। ठीक है, फिर आगे चल करके एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम था एंटोन वॉन लिवानोहुक। ठीक है, इनको एवी लिवानोहुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए.वी एवी लिवानोहुक के नाम से जानते हैं। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। अच्छा, इन दोनों में सबसे पहले कौन करा? ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी, बट उन्होंने डेड सेल डिस्कवर करा। सेकंड हमारे एंटोन वॉन लिवानोहुक भाई साहब आए, उन्होंने क्या करा? भाई साहब तो नहीं, बहुत ज्यादा उम्र होगी इनकी। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या करा था? लिविंग सेल की, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करा था। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने एक लिविंग सेल का, लिविंग सेल का डिस्कवरी करा था। ठीक है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं भाई कैसे डिस्कवरी करा था? तो उन्होंने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बताया था, बनाया था। ये तो खैर काफी एडवांस माइक्रोस्कोप हो गया। तो क्या करा था? द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल्स ऑफ द सेल्स। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप, जैसे जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रही, वैसे और भी एडवांस माइक्रोस्कोप बनते रहे। सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप था भाई। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के एप्लीकेशन में पढ़ोगे, जो भी रे ऑप्टिक्स के एप्लीकेशन होता है ना, वहां पे पढ़ते हैं हम माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आया भाई मार्केट में। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद इससे थोड़ा और एडवांस माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे हम न्यूक्लियस वगैरह ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या आया? उसके बाद तो सबसे हमारे पास जो अभी मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो आप इवन न्यूक्लियस के अंदर की चीजें देख सकते हो, आप डीएनए देख सकते हो, राइबोसोम देख सकते हो, और जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन हजारों लाखों गुना टाइम्स ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ये 200 से 300 गुना मैग्निफिकेशन कर पाता है, ये हजारों टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की बेसिकली एडवांसमेंट होती रही, वैसे वैसे बायोलॉजी का भी और ज्यादा मतलब क्या हुआ? विस्तार होने लगा। ठीक है, पहले हम सिर्फ सेल को ऊपर से जानते थे, फिर माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ, उसके अंदर भी जाके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने लगे। चलिए आगे बात करते हैं क्या। तो फिर उसके बाद क्या, एक बार डिस्कवरी हुआ सेल, देन फिर हमारे दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल थियरी प्रपोज करा। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट कौन से थे? एक तो थे बेटा, एक तो थे मैलिथियस श्लेडन, 1838 की बात है ये। ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। एक हमारे बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट क्या होते हैं? जो बेसिकली प्लांट की स्टडी करते हैं ना, उन साइंटिस्ट को बॉटनिस्ट कहते हैं।
और बोटेनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोटेनोलॉजी कहते हैं या बॉटनी कहते हैं, और उन साइंटिस्ट को बॉटनिस्ट कहते हैं। तो बेसिकली बेटा बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं भैया, भैया सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो एक तो इनका नाम याद रखना, क्या नाम है इनका, स्लेडन नाम है, ठीक है। तो स्लेडन ने क्या करा था, प्लांट के अंदर डिस्कवरी करा था क्या, कि जो प्लांट है बेटा किससे बने हैं, छोटे छोटे सेल से बने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गए, एक और साइंटिस्ट है श्वान, इनको थियोडर श्वान कहा जाता है। इन्हीं के एक साल बाद, कब, 1839 में उन्होंने रिपोर्ट करा क्या, कि अ थिन आउटर लेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ही ऑल्सो फाउंड दैट द प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। उनको क्या पता चला कि जो प्लांट सेल है उसमें एक चीज एडिशनल बात है, क्या, कि भाई उसमें क्या है, उसमें बेसिकली क्या है, एक एडिशनल लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाई ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, ये जो बाहर वाला लेयर इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो भाई उसके बाद एक चीज और पता चला हमें, क्या, कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल लेयर होता है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और उसको हम किस नाम से जाने बेटा, उसको हम सेल वॉल के नाम से जाने। तो भाई सेल वॉल ऑब्वियसली हमें पता है कि एनिमल में पाया नहीं जाता, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व करा था। तो ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो बेसिकली देखा जाए क्या, अगर मैं सेल थियरी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेल थियरी की बात करूं, सेल थियरी, तो सेल थियरी के 2 पॉइंट थे। सेल थियरी के कितने पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, कि जो भी प्लांट और एनिमल जो होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो सेल थियरी का पहला स्टेटमेंट क्या था, कि ऑल प्लांट्स एंड animals are composed of cells, ठीक है। जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं बेटा किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। इससे पहले एक और स्टेटमेंट दिया जा चुका था जो कि सेल के डेफिनेशन में बता दे क्या, कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। और बॉडी में काम भी कौन कर रहा होता है, सेल ही कर रहा होता है। इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट था सेल थियरी का, क्या, कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक तो श्रेडन ने दिया था और दूसरा श्वान। तो कोई भी बोले कि भाई जो सेल थियरी है उसको किसने प्रपोज करा था, किसने डिस्कवर करा था, तो दोनों साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, एक तो श्रेडन का, दूसरा किसका नाम लिखोगे भाई, श्वान का, ठीक है। तो ये है हमारे श्रेडन और ये है भाई श्वान। इन्होंने क्या प्रपोज करा था, इन्होंने सेल थियरी को प्रपोज करा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेल थियरी है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करा एक और साइंटिस्ट ने आकर के। सेल थियरी हमें ये तो बताता है क्या, कि जो प्लांट एनिमल होते हैं किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। बट ये सेल कहां से आया, सेल किससे बना, ये स्टेटमेंट ये नहीं बता पाई, ठीक है। तो जो पुरानी सेल थियरी थी वो बता नहीं पाई कि सेल कहां से आते हैं, ठीक है। तो उसको जवाब दिया क्या, एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, रुडोल्फ वर्चो। भाई नीट में काफी बार इससे सवाल आ चुका है, इवन सीबीएसई में पूछा जा चुका है कि किसने सेल थियरी को मॉडिफाई करा और उनका स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और किसने करा उस बंदे का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने एक तरह से मॉडिफाई करा था सेल थियरी। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मॉडिफाइड करा था, मॉडिफाई सेल थियरी, ठीक है। सेल थियरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा था। अब उन्होंने क्या बोला, क्या, कि उन्होंने एक्सप्लेन करा दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था छोटा सा, जो एनसीईआरटी में देखा, क्या, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होते हैं, जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कौन सी बड़ी बात कह दी, हमें तो पता भाई क्या, कि जो एक सेल्स होते हैं भैया जी वो मैच्योर होने के बाद, ठीक है, मैच्योर होने के बाद, इसी को अपन लोग पेरेंट सेल कहते थे, 10th क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं। और हमें पता जब सेल मैच्योर होता है तो ये भाई 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिजन वगैरह तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में। तो भाई ये 2 नए सेल्स बन जाते हैं, इसको हम क्या कहते थे, डॉटर सेल्स कहते थे, ठीक है, डॉटर सेल्स। तो जो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा कि जो न्यू सेल्स हैं वो अपने पुराने सेल से बन रहे हैं, यानी पेरेंट सेल से। तो इसी बात को उन्होंने बताया। भाई उस टाइम के लिए बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस बंदे ने फर्स्ट टाइम बोला था, उससे पहले किसी ने बोला नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, हमारे लिए भी तो कॉमन हो गया बेटा, ठीक है, क्योंकि हम काफी चीज पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास तक। चलिए, तो जो डॉटर सेल है यही तो न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स। तो इन्होंने इसी को स्टेटमेंट डाला, क्या, कि जो भी न्यू सेल्स हैं किससे बनते हैं, अपने ही पुराने सेल से बनते हैं। अब इसी को बोला क्या, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, मतलब जो न्यू सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री
एग्जिस्टिंग सेल है, यानी पुराने वाले सेल से बने होते हैं। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है अभी तक ये जवाब देती नहीं है कि फर्स्ट सेल पृथ्वी पे कहाँ से आया, ठीक है, उसके लिए इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, वो क्लास 12 के सिलेबस में है, तो वहाँ पे देख लेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या करा, बेसिकली रुडोल्फ वर्चो ने बेटा सेल थियरी को एक तरह से मॉडिफाई करा, ठीक है, क्या करा, एक तरह से उन्होंने मॉडिफाई करा, और उन्होंने एक नया स्टेटमेंट ऐड करा, क्या कि पहला स्टेटमेंट तो पहले से चले आ रहा था, क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं बेटा, ठीक है, सेल से बने और सेल के ही प्रोडक्ट हैं, सेल के ही प्रोडक्ट हैं। और जो नया स्टेटमेंट है ये मॉडिफाई वाला किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने, क्या बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो भी सेल्स होते हैं अपने ही पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडिफाइड सेल थ्योरी का दो स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पहले वाला दो साइंटिस्ट ने दिया था, किसने दिया था, एक तो सेलेडन ने और दूसरा श्वान ने दिया था, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड वर्जन है इसको किसने दिया था बेटा, रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, ठीक है। चलिए, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब तक हमने क्या पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ा, सेल थ्योरी के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, क्या सबसे पहले बात करते हैं बेटा, क्या ऑल सेल, चाहे इस दुनिया में कोई भी सेल हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें तो होंगी, जैसे कि पहला तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने जानबूझ के यही दो पीपीटी बनवाए हैं इसमें, क्यों, क्योंकि देखो, चाहे तुम कोई सा भी सेल उठा लो, चाहे यूकैरियोटिक सेल उठा लो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल उठा लो, चाहे फंगल सेल उठा लो, कोई सा भी सेल उठाओ, ठीक है, उसमें दो चीज पाया जाएगा, क्या, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा राइबोसोम्स। एक तो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, दूसरा क्या पाया जाएगा भाई साहब, राइबोसोम्स पाया जाएगा। आइए, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, एक सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड मतलब एक तो पानी हो गया, प्रॉपरली फ्लूइड हो गया, ठीक है। सेमी फ्लूइड मतलब होता है थोड़ा बहुत सॉलिड जैसा ही फीचर हो, थोड़ा बहुत लिक्विड जैसा ही फीचर हो, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो जेली। जेली क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड कह सकते हो। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जेली लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, वेयर वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑकर। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे सेल के अंदर कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। चाहे आप कोई सा भी बायोकेमिकल एक्टिविटी उठा लो, कोई सा भी लिविंग केमिकल रिएक्शन उठा लो, सभी के सभी कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। चलिए, दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म ही है जिसके वजह से एक सेल अलाइव रहता है, एक लिविंग स्टेट में बरकरार रहता है। तो भाई दुनिया में कोई भी सेल हो, अगर वो सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। सेकेंड चीज बात कर रहे हैं बेटा, क्या सेकेंड बात कर रहे हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। तो भाई ये जो राइबोसोम्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि बेटा जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, ये विदाउट मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक तरह से सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो क्या होता है ये, विदाउट विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है बेटा, सेल ऑर्गेनेल होता है, मतलब इसके पास कोई बाउंड्री, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सब सेल में पाया जा सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जा सकता है। तो होता क्या है ये, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऑर्गेनेल होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, और इवन ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही पाया जाता है। भाई नीट में एक सवाल आया था, ठीक है, 2019 में आई थिंक आया था, एक बार चेक कर लेना, डेट मुझे याद नहीं है, बट शायद 2019 नीट में सवाल रखा था, क्या कि एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक है, और वो ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी हो सकता है। तो उसका 4 ऑप्शन था, उनमें से राइबोसोम्स को टिक मार के आगे बढ़ना था, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स हमने 9th में भी पढ़ा था, और इंट्रोडक्शन में बताया क्या कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है, और इसके अंदर एक ऑर्गेनेल है, यानी राइबोसोम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अपने आप में सेल ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। इवन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। सो बेसिकली राइबोसोम्स इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सब में पाया जाता है, ठीक है, और इवन दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो भाई राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये एक तरह से प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री है तो क्या करवाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं बेटा, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, अरे ब्लैक ब्लैक हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। चलिए,
तो ये रहा साइटोप्लाज्म कुछ ऐसा, ये पूरा जो रीजन है न्यूक्लियस के सराउंड में पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसी के अंदर राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं। चलिए, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स हो सकते हैं, इवन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ भैया, और भी तो होते हैं सेल में कंपार्टमेंट, जैसे न्यूक्लियस भी तो होता है, तो आपने न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्या न्यूक्लियस सारे सेल में नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। सारे सेल्स में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, क्योंकि कुछ कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अन्यूक्लिएटेड, ठीक है, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। ज्ञान की बात में लिख लेना बेटा, ज्ञान की बात में, कि कुछ सेल ऐसे होते हैं वो अन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा जी, एब्सेंट होता है। तो ऐसे कौन कौन से सेल्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता? एक तो मैं बहुत फेमस एग्जांपल अभी दे दे रहा हूं, उसका नाम क्या बेटा, उसका नाम है, क्या नाम है, तो उसका नाम है मेमेलियन। मेमेलियन यानी मैमल्स में पाया जाता है। आरबीसी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, उसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, इसलिए न्यूक्लियस को मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, अच्छा सेल वॉल क्यों नहीं लिखा? तो भाई सेल वॉल अगेन एनिमल में नहीं पाया जाता है, प्लांट में ही पाया जाता है, तो हमने जानबूझ के वही लिखा है जो सब में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे और चीज हम मेंशन कर सकते थे, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? एक तरह से लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, जो साइटोप्लाज्म को घेरता है, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हर प्रकार के सेल में पाया जाता है, बट सेल वॉल सब में पाया नहीं जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। हाँ, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है, सेल का थोड़ा हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा जनरल नॉलेज वाला टॉपिक कह सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा, सबसे छोटा सेल कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे तुम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी पूछ लिए जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम क्या, कि स्मॉलेस्ट सेल, इस दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा भाई? तो इस दुनिया में सबसे छोटा सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब बेटा माइकोप्लाज्मा ना एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं बेटा, बहुत सारे बेसिकली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा एक बेसिकली ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से भी जो सबसे छोटा होता है उसका नाम है पीपीएलओ। क्या नाम है? पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा ग्रुप्स में ही पाया जाता है बेटा। पीपीएलओ सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा सेल है बेटा, ठीक है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लूरो, प्लूरो, पी से प्लूरो, पी से निमोनिया, निमोनिया, लाइक, एल से लाइक, और ओ से क्या है बेटा? ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटा सेल है हमारे पृथ्वी पे पाया जाने, अब तक जो भी सेल डिस्कवर हुआ है सबसे छोटा यही है, पीपीएलओ है। किस ग्रुप में पाया जाता है? माइक्रोप्लाज्म। बेटा माइक्रोप्लाज्म एक छोटा सा टॉपिक है इसी चैप्टर में, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, मतलब इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो सेल है बेटा वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। इतना बड़ा होता है, मतलब हाथ में ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बेटा, काफी बड़ा सेल होता है, ठीक है। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच हमारे पृथ्वी पे सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। चलिए थर्ड बात करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल कौन सा बेटा? तो सबसे लंबा सेल है नर्व सेल, इसको प्यार से अपन न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको प्यार से क्या कहते हैं बेटा? न्यूरॉन्स भी कहते हैं। देख सकते हैं बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीपीएलओ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है, माइकोप्लाज्मा। ये हमारे पास एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगर मैं बैक्टीरिया साइज की बात करूं, साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया की साइज ना 3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है भाई? कुछ यूनिट याद कर लो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इवन बायोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा। क्या? कि बेटा एक तो होता है मिलीमीटर, ठीक है, एक होता है मिलीमीटर, एक होता है माइक्रोमीटर, ठीक है, एक होता है बेटा जी नैनोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, एक होता है पिकोमीटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में हेल्प करने वाला है। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻³ मीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? तो भाई 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये माइनस है बेटा 9 में, ठीक है। अच्छा, पिकोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट जरूर याद कर लेना, आपको बस ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको का मतलब पता होना चाहिए। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁶,
और नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻12। बहुत काम आएगा, ठीक है, याद कर लेना साइड में डब्बा बना करके। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक आरबीसी, एक ह्यूमन आरबीसी की बात करें, मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात करें अपना, तो 6 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, सॉरी 7 माइक्रोमीटर, 7 मतलब क्या है, 7 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, इतना छोटा होता है। चलो अच्छा, अगर मैं बात करूं क्या कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा होता है और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो सुनो भाई, लंबा तो सबसे ज्यादा नर्व सेल ही होता है, ठीक है, कुछ मीटर तक लॉन्ग होते हैं बेटा, काफी लंबे होते हैं नर्व सेल, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करूं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, कहां ले लूं मैं, यहां पे, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में बेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं मेल को, ठीक है, कि मेल के बॉडी में सबसे छोटा सेल क्यों होता है, क्योंकि उस सेल का जो नाम बताऊंगा मैं वो मेल में ही पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो होता है मेल के अंदर, स्पर्म क्या होता है बेटा, मेल के अंदर स्पर्म क्या होता है, मेल के अंदर सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, सबसे छोटा सेल होता है। अच्छा, अगर मैं लार्जेस्ट सेल बात कर रहा हूँ फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल यहाँ पे किसकी बात करें बेटा, ऑब्वियसली इंसान की बात करें हम, ठीक है, फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन होता है, एगो का पॉजिटिव थोड़ी होगा यार, ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होगा बेटा, एग सेल, ठीक है, फीमेल के अंदर एग यानी कि ओवम, एग यानी कि बेटा क्या होता है, ओवम, ओवम सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। चलिए अब यार ये मेल के अंदर तो होगा नहीं, इसलिए मैंने फीमेल पहले ही कंसिडर कर दिया सवाल में, तो सवाल देखना कैसे पूछा जा रहा है। अगर बोल रहा है क्या कि सबसे बड़ा सेल फीमेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, एग ऑफ ऑस्टिक टिक मार के मत आ जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या मारना है, एग ऑफ मतलब एग या फिर ओवम को कहते हैं। सबसे छोटा सेल ह्यूमन के अंदर कौन सा पाया जाता है, क्या तुम ये माइकोप्लाज्मा टिक मारोगे, नहीं, सवाल पहले पढ़ो क्या दिया है, अगर ह्यूमन बोला तो क्या डालोगे, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म आंसर में टिक मार के आगे बढ़ोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कुछ यहाँ पे साइज दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद कर लेना बेटा, ठीक है, यहां से इवन डाटा बेस्ड भी सवाल आते हैं नीट में, ठीक है, इनके साइज याद कर लेना बेटा, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कंपैरिजन टाइप सवाल देते हैं तो थोड़ा बहुत डाटा पता होना चाहिए। जैसे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है बेटा, साइज होता है। टिपिकल बैक्टीरिया की बात करूं तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, पर वही पीपीएलओ की बात करूं देखो 0.1 माइक्रोमीटर, कितना छोटा है पीपीएलओ, बहुत छोटा है। अब सुनो, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं भैया कहीं पीपीएलओ के बारे में तो लिखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ माइक्रोप्लाज्म पढ़ा है। भाई डायग्राम ही तो देख लो सही से, उसी के साइड में देखो यहाँ पे पीपीएलओ के बारे में रखा है, ये माइक्रोप्लाज्मा के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है, तो पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक एक चीज देखनी है, सवाल कहीं से भी फ्रेम हो जाता है। वायरस की बात करूं तो हाँ, वायरस तो इंडीड सबसे छोटे बेटा, ठीक है, वायरस क्या है 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक। तो सबसे छोटा कौन सा है, वायरस, उससे बड़ा कौन सा है, पीपीएलओ, उससे बड़ा बैक्टीरिया, उससे बड़ा यूकैरियोटिक सेल। तो अगर इसी को कंपैरिजन करते करके आपके सवाल फ्रेम कर सकते हैं क्या कि बेटा सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा क्या है, वायरस है, वायरस छोटा सा, इससे बड़ा कौन सा है, पीपीएलओ, इससे बड़ा कौन है बेटा, बैक्टीरियल सेल हो गया, बैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। इससे बड़ा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग वाले भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो थोड़ा दिमाग चलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बात करते हैं कि भैया ये जो सेल हैं कितने शेप्स में पाए जाते हैं, कितने साइज, मतलब साइज तो देख लिया हमने, शेप और स्ट्रक्चर देखने वाले बेसिकली। तो सुनो भाई, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि वो बन कहां पे रहे, उनका फंक्शन क्या है, बन मतलब ओरिजिन, उनका ओरिजिन और उनका फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं क्या, बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ द सेल मे बी डिस्क लाइक, डिस्क लाइक हो सकता है। डिस्क लाइक कैसे होता है बेटा, आरबीसी, ये जो आरबीसी है ना, सॉरी थोड़ा बड़ा होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी हो गया बेटा, आरबीसी डिस्क लाइक होता है बेटा, ठीक है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है इसका। पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, ठीक है, कॉलमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, इवन इरेगुलर हो सकते हैं। इरेगुलर का एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा, अमीबा का बेटा कोई शेप ही नहीं होता है ऐसे, ठीक है, कोई भी शेप ले सकता है ऐसे इवन, ठीक है, तो अमीबा कोई शेप ही नहीं होता इसलिए इरेगुलर। इवन अपना जो डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी भी अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसका भी कोई शेप नहीं होता, ये शेप साइज चेंज करते रहता है, ठीक है। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्या है, कुछ सेल्स दे रखे हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स है बेटा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नर्व सेल है, ब्रांच जैसे शेप के हैं, ठीक है, और कौन सा सेल दिख रहा है तुम्हें, मसल सेल देख सकते हो, सिलिंड्रिकल लाइक है, स्पिंडल शेप के हैं बेटा, ठीक है, और जैसे ओवम होता है स्फेरिकल होता है, ओवल शेप के होते हैं, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑरिजिन, ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन और ऑरिजिन के बेसिस पे सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकते हैं। तो इतना नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।